हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एक प्रिंस। आप देख रहे हैं जनता ट्यूटोरियल। हम लोग कर रहे थे आरसीसी। इसमें हम लोगों ने देखा था टी बीम का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस और उसका न्यूट्रल ऑफ एक्सिस कैसे निकालते थे। इसमें 3 केस आता था। आप लोग का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि इसमें 3 केस आता था। केस नंबर 1 में हम देखते थे कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है यानी कि एक्सिव है जो लेस देन डी एफ होता था, यानी कि जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है लेस देन डी एफ, यानी कि आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई करता था, तब इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालते थे। हमने इसमें कहा था कि इसका जो ये जो बीम बिहेव करेगा, टी बीम जो बिहेव करेगा एज ए रेक्टेंगुलर बीम बिहेव करेगा, एज ए रेक्टेंगुलर बीम बिहेव करेगा। और केस 2 में हमने चला था, केस 2 में तो इसमें था कि एक्सिव इज ग्रेटर देन डी एफ, एक्सिव इज ग्रेटर देन डी एफ। एक्सिव ग्रेटर देन डी एफ कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये आपका टी बीम था, ये आपका डी एफ था, एक्सिव आपका पहला केस में कह रहे हैं कि एक्सिव आपका लेस देन डी एफ है, यानी कि आपका फ्लेंज में लाई कर रहा है, तब वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करता था। इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जैसे रेक्टेंगुलर बीम का निकालते थे उसी तरह से निकालते थे। और अगर केस 2 में आपका यानी कि एक्सिव इज ग्रेटर देन डी एफ, यानी कि एक्सिव जब इस डी एफ से नीचे लाई करेगा, यानी कि जब वेब में लाई करेगा, तब उसमें 2 केस क्रिएट होता था। पहला केस क्रिएट होता था कि डी एफ इज लेस देन और इक्वल टू 3/7 एक्सिव, यानी कि आपका इस कंडीशन में क्या होता था कि आपका जो फ्लेंज था कांस्टेंट स्ट्रेस में लाई करता था। कांस्टेंट स्ट्रेस में जब लाई करता था तब उसमें हम लोग जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज का जो एरिया लेते थे, तो डेप्थ ऑफ जो स्ट्रेस डायग्राम का जो डेप्थ लेते थे वो डीएफ लेते थे। और जब एक और इसमें केस आता था कि डीएफ इज ग्रेटर देन 3/7 एक्सिस होता था, तो हम कहते थे कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो वेव में लाई कर रहा है और आपका फ्लेंज का कुछ पोर्शन जो होता था वो पैराबोलिक में चला जाता था। जब पैराबोलिक में चला जाता था तो उसके लिए हम लोग एक इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम बनाते थे, और जो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस डायग्राम लिए थे वो लिए थे हम लोग YF, और YF के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि 0.65 DF प्लस 0.15 एक्सिव, ये चीज़ हमने बताया था। और इस तरह से हमने निकाला था उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स का कैसे रोल था, किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। आपका क्वेश्चन अगर डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस वाला केस से 2-3 टाइप का क्वेश्चन है वही पूछेगा। इसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा सीधा कर दिया गया है कि जो आपको केस पढ़ना है वो न्यूट्रल एक्सिस जो है आपका फ्लेंज या फिर फ्लेंज के बॉटम तक लाई करना चाहिए, यही चीज़ आपका पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या क्या पहले गिवन है। गिवन क्या है, तो गिवन हम लोग यहाँ पर जब लिखते हैं, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ। इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ जैसे अगर मान लीजिए कि बीम का सेक्शन ये है आपका, ये सेक्शन है आपका, तो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ यानी कि बीएफ आपका दिया हुआ, ये वाला चीज आपको दिया हुआ है। यानी कि अगर बीएफ दिया हुआ है 1000 mm, यहाँ पर इफेक्टिव विड्थ निकालने का जरूरत नहीं है। अगर इफेक्टिव विड्थ नहीं था, एक्चुअल विड्थ दिया हुआ रहता क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हैं कि जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, एनालिसिस से पहले वाला वीडियो में, कि इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालते हैं, एल सेक्शन का कैसे निकालते हैं, टी सेक्शन का कैसे निकालते थे, और आइसोलेटेड के केस में कैसे निकालते थे, बीम स्लैब सिस्टम के केस में किस तरह से निकालते थे। तो उस तरह का फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर इफेक्टिव विड्थ डायरेक्ट दिया हुआ है तो निकालने का जरूरत तो है नहीं। फ्लेंज थिकनेस यानी कि आपका डीएफ दिया हुआ है 100 mm, 100 mm दिया हुआ है डीएफ। रिब विड्थ यानी कि विड्थ ऑफ, ये है आपका 100 फ्लेंज का, ये है आपका पोर्शन फ्लेंज, ये है वेब। तो फ्लेंज वाला पोर्शन दिया हुआ है 100 mm, विड्थ दिया हुआ है BW, BW आपका दिया हुआ है, ये जो पोर्शन है BW ये दिया हुआ है आपका 250 mm, BW है आपका 250 mm, ठीक है। उसके बाद आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, इफेक्टिव डेप्थ आपका दिया हुआ है
डी, यानी कि अगर टेंशन एनफोर्समेंट यहाँ तक लगाया हुआ है तो टॉप मोस्ट फाइबर से लेके टेंशन एनफोर्समेंट के सेंटर तक यानी कि स्मॉल डी का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 500 mm दिया हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस 500 mm दिया हुआ है। और कहा गया है कि एएसटी जो लगेगा यानी कि जो टेंशन एनफोर्समेंट लग रहा है 4 बार्स लग रहा है आपका 22 mm डाया आपका, और इसमें आपको कैलकुलेट करना है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, यानी कि एमआर आपको कैलकुलेट करना है। इसी को एमयू यानी कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में बोला जाता है। आपका दिया हुआ है एफसीके दिया हुआ है 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, M20 दिया हुआ है तो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और आपका Fe 250 यानी कि एफसीके दिया हुआ है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस तरह से दिया हुआ है। आपका एएसटी भी दिया हुआ है तो एएसटी यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए 4 बार्स है तो 4 इंटू पाई बाई 4 आई इंटू 22 का स्क्वायर, एक बार का एरिया आई इंटू 4 तो 4 बार का एरिया हो गया। इसमें आपका कैलकुलेट करने पे आया है 1520 mm स्क्वायर। ये चीज आपका ये चीज इतना आपको दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना होगा तो सबसे पहले तो पता करना होगा कि आपका एक्सयू क्या है। एक्सयू कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था कि 3 केस वहां पर आ रहा था कि पहला केस में आपका एक्सयू इज लेस देन डीएफ यानी कि फ्लेंज में लाई कर रहा था। दूसरा केस था कि आपका फ्लेंज वेब में लाई कर रहा था जब एक्सयू, दूसरा केस में आपका एक्सयू वेब में लाई कर रहा था, और वेब में जब लाई कर रहा था तब वहां पर 2 केस क्रिएट हो रहा था। एक तो कि आपका फ्लेंज कांस्टेंट स्ट्रेस वाला रीजन में लाई कर रहा है, दूसरा कि आपका जो फ्लेंज है फ्लेंज का कुछ पोर्शन पैराबोलिक वाला रीजन में लाई कर रहा था। तो पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि आपका एक्सयू कहाँ पे लाई कर रहा है। तो एज्यूम करने के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए कि एज्यूमिंग Na lies in, फर्स्ट केस में क्या था कि Na आपका कहाँ लाई कर रहा था, फ्लेंज वाले पोर्शन में, इस पोर्शन में। जब एज्यूमिंग Na lies in फ्लेंज पोर्शन, जब आपका फ्लेंज पोर्शन में लाई कर रहा है तो हम बताए थे कि जब फ्लेंज पोर्शन में लाई करता था तो आपका बीम जो है टी बीम जो है एज ए रेक्टेंगुलर बीम बिहेव करता था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक्सयू के लिए कंप्रेशन बराबर टेंशन करते थे, यानी कि फॉर Na के लिए क्या करते थे, फॉर Na के लिए हम लोग क्या करते थे कि कंप्रेशन बराबर टेंशन यानी C इक्वल टू टी। आप लोग डायरेक्ट मत लिखिएगा C इक्वल टू टी, आपको लिखना है टोटल कंप्रेशन फोर्स बराबर टोटल टेंशन फोर्स, उस तरह से लिखिएगा आप एग्जाम में। तो कंप्रेशन बराबर टेंशन फोर्स, तो कंप्रेशन बराबर, कंप्रेशन क्या था यहाँ पर 0.36 FC के XU आई इंटू यहाँ पर B क्या है, B आपका इफेक्टिव विड्थ होगा BF बराबर टेंशन फोर्स 0.87 FY AST, ये चीज होगा। तो यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कीजिए 0.36 इंटू FC के है आपको पता 20 इंटू XU तो आपको कैलकुलेट करना है, BF पता है आपको 1000 बराबर 0.87 इंटू FY आपको पता है 250, और AST का वैल्यू आपका आया है 1520 mm स्क्वायर। तो यहाँ से आपका XU निकल के आएगा, XU आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका XU यहाँ पर आएगा 45.90 mm, आपका XU आया 45.90। ठीक है, जब XU कैलकुलेट किए तो ये क्या हम मान के कैलकुलेट किए थे कि जब आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो लाई कर रहा है फ्लेंज में, तो यही चीज हम चेक करेंगे क्या मेरा न्यूट्रल एक्सिस जो आया वाकई फ्लेंज में लाई कर रहा है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि XU इज लेस देन DF, यही केस हम मान के चले थे। तो देखिए आपका XU का वैल्यू है 45.9 और DF का वैल्यू है आपका 100, तो क्या 100 से 45.9 लेस है, तो हाँ, तो जब लेस है तो मेरा एजम्पशन सही है। तो यहां पर लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन इज करेक्ट अबाउट द
न्यूट्रल एक्सिस। जब आपका एजम्पशन सही हो गया यानी कि एक्सिव इज लेस देन डीएफ होगा, तो आप इस केस के लिए जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए थे वही फॉर्मूला लगाकर आप डायरेक्ट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालिएगा, आपका यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेन चीज यहीं पर है कि पहले तो आपको एज्यूम करना है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है किस केस के लिए, तो पहला केस था कि आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रहा था, तो इस केस को पहले एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद आप कंप्रेशन बराबर टेंशन फोर्स का फॉर्मूला लगाइए उस कंडीशन में। जब लगाए तो आपका एक्सिव इतना है। अब चेक कीजिए कि मेरा कंडीशन सही था, हम जो एज्यूम किए तो क्या वो सही था, तो एज्यूम किए, इसके बाद बनाए तो मेरा सही आ गया। हाँ, आपका एक्सिव जो है लेस देन डीएफ है, यानी कि आपका जो एजम्पशन है सही है। तो इस केस के लिए जो पहला वाला केस था उस केस के लिए, इस केस के लिए आप मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला इस केस के लिए देखे थे। एम आर बराबर आपका था कि 0.36, पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पर क्या था, एम आर बराबर कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म, कंप्रेशन साइड से। अगर टेंशन साइड से निकालते तो टेंशन इनटू लीवर आर्म, यहाँ पर हम कंप्रेशन साइड से निकालते हैं तो 0.36 एफ सी के एक्स यू आई इंटू बी एफ, यहाँ पर इफेक्टिव वेट आई इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, यही आपका लीवर आर्म है, ये आपका कंप्रेशन फोर्स है। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाइएगा 0.36 इन एफ सी के कितना है आपका 20, एक्स यू आपको पता है 45.90 इंटू आपका बी एफ दिया हुआ है 1000, डी है आपको पता 500 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू आप कैलकुलेट किए थे 45.90। यहाँ से आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो आंसर आएगा वही होगा। आपका यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आंसर आया है 158.87 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। जब इसको आप चेंज कीजिएगा तो 158.87 किलो न्यूटन मीटर आएगा। ये चीज आपका एम आर बराबर, या एम आर यानी कि यही आपका अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, यही आपका आंसर हुआ। यही क्वेश्चन आपको करा था कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालिए, तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालिए। तो ये पहला टाइप का होगा जो सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऐसा जब हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे तो उसमें 1 से लेकर जो 5 टाइप का क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5, वही क्वेश्चन आपका सेमेस्टर के एग्जाम में आएगा, उससे ज्यादा आने वाला नहीं है। उस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, भले ही थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन आपका उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ, पहले क्या है गिवन में, क्या है पहले देखते हैं कि गिवन में क्या है। आपका दिया हुआ इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ यानी कि आपका बीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 2500 mm। ठीक है, बीएफ आपका दिया हुआ है 2500 mm और कह रहा है कि रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट एंड अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस 1200 किलो न्यूटन मीटर। यानी कि यहाँ पर आपको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि एमयू एमआर का वैल्यू आपको दे दिया गया है 1200 किलो न्यूटन मीटर। यानी कि आपका एमआर का वैल्यू है 1200 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 1200 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ है और the thickness of flange is 150 mm and the width of wave is इतना and the effective weight। हाँ, इसमें कह रहा है कि आपका एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो एरिया ऑफ स्टील किस कंडीशन में निकालना है कि जब आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इतना है, तो इस मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को काउंटर एक्ट करने के लिए यानी इसको रेसिस्ट करने के लिए आपको कितना एरिया ऑफ स्टील चाहिए, यही चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको पहले जो गिवन है वो कैलकुलेट कीजिए। बीएफ दिया हुआ है, एमआर दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है थिकनेस ऑफ फ्लैंज यानी कि डीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 150 mm, डीएफ का वैल्यू दिया है विड्थ ऑफ रिब यानी कि विड्थ ऑफ रिब या वेब। तो वेब का वैल्यू आपका दिया हुआ है 300, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी दिया हुआ है 900 mm, एफसीके का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफवाई दिया हुआ है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही चीज दिया हुआ है। आपका पूछ रहा है कि आपका एरिया ऑफ स्टील यानी कि एएसटी क्या होगा।
तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एएसटी कैलकुलेट करने के लिए तो पहले तो हम लोग को प्रोसेस पता होना चाहिए कि आखिर दिया हुआ क्या है, किस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे। यानी कि हाँ, क्वेश्चन देखते ही हमको ये तो नहीं पता हो कि हम क्या कर सकते हैं, तो पहले देखें गिवन क्या है। तो आपका एमआर दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना, तो आपका दिमाग क्या काम कर रहा है। तो पहले तो आपका दिया हुआ है कि एमआर आपको दिया हुआ है, तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो वही चीज करेंगे। एमआर तीन केस में जो तीन कंडीशन बताए थे, तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग एमआर का फॉर्मूला था। तो कौन सा फॉर्मूला लगा भाई, तो उसके लिए पहले एज्यूम करेंगे कि आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है किस कंडीशन के लिए आप लगा रहे हैं, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस आपका फ्लेंज में लाई कर रहा है कि वेब में लाई कर रहा है। तो पहले हम एज्यूम करते हैं, केस 1 में वाला चीज एज्यूम करते हैं कि एज्यूमिंग द न्यूट्रल एक्सिस lies within the flange। जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई करता था तो मेरा एमआर का फॉर्मूला क्या होता था, 0.36 एफसी के एक्सयू इंटू बी एफ डी माइनस 0.42 एक्सयू। कहिएगा कि सर आप कंप्रेशन साइड से एमआर का फॉर्मूला लगाए हैं, जब टेंशन साइड, कहिएगा कि सर यहाँ पर टेंशन साइड से क्यों नहीं लगा। जब टेंशन साइड से लगाइएगा तो आपका 0.87 FY AST आएगा, और आपको यही चीज कैलकुलेट करना है। यानी कि जब आपका AST जब कल दिया हुआ रहेगा ही नहीं तो आप इस फॉर्मूला को कैसे लगा सकते हैं। तो इसलिए आप इस फॉर्मूला को नहीं लगा पाइएगा। इस फॉर्मूला कौन सा रहेगा, कंप्रेशन साइड वाला, यानी कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। तो आपका एमआर का वैल्यू दिया हुआ है 1200 न्यूटन पर 1200 किलो न्यूटन मीटर, तो 1200 इंटू 10⁶ न्यूटन mm लिख सकते हैं। इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। तो जो 1200 यहां पर लिखे 1200 इंटू 10⁶ न्यूटन mm में चेंज हो गया 0.36। एफसीके का वैल्यू डालिए 20 दिया हुआ है, एक्सयू आपको कैलकुलेट करना है, बीएफ आपको पता है 2500, आपका डी कैलकुलेट डी दिया हुआ है 900 माइनस 0.42, एक्सयू का वैल्यू फिर से यहां से कैलकुलेट करना है। तो जब यहां पर देखिए एक ही अननोन है, आपको एक्सयू अननोन है, अब बाकी सब दिया हुआ है, तो हाथ से आप एक्सयू कैलकुलेट कीजिएगा। तो एक्सयू का वैल्यू आएगा आपका 76.83 mm, 76.83 mm। यही आपका एक्सयू का जब वैल्यू आया, तो एक्सयू का जो वैल्यू आया कब आया, फर्स्ट केस के लिए जब एज्यूम किया था तब ना। तो आप जब चेक कीजिए, फिर यहां पर आपको चेक करना है कि एक्सयू इज लेस देन डीएफ। हम यहां पर एज्यूम किए थे कि आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है फ्लेंज में लाई कर रहा है, यानी कि एज्यूम ही कर लिए थे कि एक्सयू इज लेस देन डीएफ। इसके बाद एमआर का फॉर्मूला लगाया तो मेरा जो एक्सयू आया, तो यही एज्यूम करके मत चले थे। तो क्या मेरा एक्सयू डीएफ से कम है, चेक करेंगे। तो आपका जो एक्सयू आया है इतना है, आपका डीएफ का वैल्यू है 150, तो हाँ एक्सयू इज लेस देन डीएफ। तो हम लिखेंगे हेंस, यहां से लिखिए हेंस आवर एजम्पशन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इज करेक्ट। यानी कि आपका एजम्पशन, आपका न्यूट्रल एक्सिस के बारे में जो एज्यूम किए थे वो सही है। तो जब सही है तो आपको एएसटी का, अब केवल एएसटी चाहिए। जब एक्सयू आपका निकल गया तो एएसटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एएसटी के लिए आप कीजिए फॉर एएसटी, एएसटी के लिए कीजिए क्या, कंप्रेशन बराबर टेंशन कीजिएगा। कंप्रेशन में सारा चीज पता है आपको, 0.36 एफसी के एक्सयू इंटू बीएफ, यही चीज था कंप्रेशन साइड में, बराबर टेंशन कीजिएगा 0.87 एफवाई एएसटी। देखिए तो आपको एफसीके पता है, एक्सयू पता है, बीएफ पता है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर 0.87 एफवाई आपको पता है। एएसटी यहां से कैलकुलेट नहीं हो जाएगा, जब सब चीज पता है केवल एएसटी कैलकुलेट करना है, तो एएसटी यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। एएसटी आपका आएगा 6358 पॉइंट समथिंग कुछ आया है 3 mm², यानी कि इतना आपका एएसटी का वैल्यू आया है, यही आपका एएसटी का वैल्यू है। तो जब इतना एएसटी आप निकाल लिए तो आप यहां पर प्रोवाइड क्या करवाइएगा, जब आपका एएसटी इतना आया, जब एएसटी आया तो आप यहां पर लिखिएगा प्रोवाइड कितना mm का बार लीजिएगा। पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा कि आपके बार कितना mm का ले रहे हैं। तो यहां पर हमने एज्यूम किया है कि बार जो लिया गया है 36 mm का,
36 mm का जब बार लीजिएगा तो आपको 6 नंबर ऑफ बार्स लगाना पड़ेगा। प्रोवाइड 6 बार्स ऑफ 36 mm डाया। ठीक है, आपका इतना AST आया। कैसे निकलेगा? जितना AST आया यानी कि AST इस 6 नंबर ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट किए, यानी कि AST जो AST आया बाई एक बार का एरिया, यानी 36 जो mm का बार लगाए हैं यानी कि पाई बाई 4 इंटू 36 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो लगभग आपका 6 आता है, अप्रोक्स 6 आता है। तो प्रोवाइड 6 बार्स ऑफ 36 mm डाया। ठीक है, हाँ, इतना से आपका कम बार नहीं आना चाहिए। जो इतना यहाँ पर आप 36 mm का बार लगाइएगा 6 गो, तो आपका जो AST कैलकुलेट होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं आपका लगना चाहिए। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और यहाँ पर हम एक चीज गलत कर रहे हैं कि जो आपका XU यहाँ से निकाल रहे हैं, तो XU निकालने के बाद एक चीज आपको चेक करना पड़ेगा। XU लिमिटिंग निकाल के, XU लिमिटिंग जो आपका फॉर्मूला पहले आता था F250 के लिए क्या था 0.53D। 0.53D के बाद कैलकुलेट करने के बाद कुछ आंसर आएगा। तो यहां से आपको चेक करना, अगर आपका इसका वैल्यू कुछ आता होगा 477 mm आता है, इसका 477 mm आता है, तो क्या है XU इज लेस देन XU लिमिटिंग है। तो सेक्शन मेरा अंडर एनफोर्स है, तो यही आप जैसे सिंगली डब्ल्यू बीम में डिजाइन करते थे तो चेक करते थे कि XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, तो वहां पर दिखा देते थे कि हेंस XU लिखते थे, चूंकि XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, तो आपका लिखते थे कि बीम अंडर एनफोर्स है। तो ये चीज आपको दिखाना होगा, उसके बाद इधर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड है किस तरह से क्या करना है। हाँ, आप लोग के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है, इंफॉर्मेशन है कि आप लोग को जो वीडियो मिलता है वो आप लोग शेयर नहीं करते हैं। बहुत स्टूडेंट का ऐसा फोन आया कि सर आप हमको नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। हम बोले इसको कि देखिए आप लोग को नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करा दीजिए, लोगों को पता ही नहीं है कि वीडियो लेक्चर भी आ रहा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, हमको कुछ नहीं मिल रहा है पढ़ाने से। एक चीज है कि आप जितना हम आपको दे रहे हैं उतना भी आप हमको दीजिए, और जैसा हम कह रहे हैं कि आप इसको शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपका यूजफुल है तब। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आपका अगला जो क्वेश्चन है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन आया। टाइप 3 क्वेश्चन में देखेंगे क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था आपको नोट्स में, क्वेश्चन नंबर जो 3 था, वो जो क्वेश्चन नंबर जो अल्टीमेट मोमेंट रेसिस्टेंस निकालने का जो क्वेश्चन के उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसका आंसर आपका भी नोट्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक बात समझ लीजिए आप लोग कि आप लोग क्या है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपके जैसा बहुत लोग दुख में है ना, आप जितना दुख में है उससे कहीं ज़्यादा जो लोग कोचिंग क्लास नहीं किया है वो लोग दुख में है, क्योंकि वो लोग तो पढ़ा भी नहीं है। और बहुत अदर जगह पे ऐसा हुआ है कि सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ। आप लोग का तो लगभग 40-50% सिलेबस कवर भी हो गया था, वो लोग का तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना पसीना छोड़ा के हम पढ़ा रहे हैं उतना पसीना छोड़ा के आप पढ़िए, और नहीं तो फिर आपका हम चोप छोड़ा देंगे। ठीक है, तो पसीना छोड़ाइए, नहीं तो फिर आप समझ रहे हैं। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, प्रेशर नहीं बनाएंगे। इच्छा होगा तो जब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अब बंद होने वाला नहीं है, ये चैनल कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर सिलेबस अगर आपका पूरा कवर हो जाता है, जैसे अभी तो RCC चल रहा है, फिर कोई पेपर चलेगा, इसी तरह से पेपर चलता रहेगा। जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो JEE का भी बैच एक चलेगा इस पर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे काम का है, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना आप व्यू चल रहा है मेरा 600 और सब्सक्राइब आ रहा है 150, बताइए, यानी कि 150 का समझिए तो 25% आदमी सब्सक्राइब किया है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका इतना ही स्टूडेंट डिप्लोमा नहीं कर रहा है, या फिर 600 देख रहा है तो 600 आदमी ही डिप्लोमा नहीं कर रहा है। आपने कॉलेज का जो कॉलेज ग्रुप है उसमें भी शेयर कीजिए, ताकि सभी तक जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये ग्रुप का नाम देखेंगे तो ग्रुप का नाम दिया हुआ है जनता ट्यूटोरियल। तो जनता ट्यूटोरियल का मतलब जनता के लिए जो
ट्यूटोरियल बनाया गया है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है जनता के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जनता ट्यूटोरियल के नाम से बनाया गया है। तो इसका सही मैनेज करवाइए, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग को सही साबित करना आपका काम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रुप में शेयर होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, तो क्वेश्चन का टाइप 3 देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है आपका इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता चले इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ दिया हुआ है, फ्लैंज थिकनेस दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है, रीब विड्थ दिया हुआ है। और इसमें एक चीज कर रहा है कि आपको बैलेंस्ड सेक्शन डिजाइन करना है, यानी कि जो सेक्शन डिजाइन करना है वो बैलेंस सेक्शन डिजाइन करना है। और बैलेंस सेक्शन का क्या मतलब, जहां पर बैलेंस सेक्शन आया तो दो चीज समझना है यहाँ पर कि यानी कि जो यहाँ पर एक्सयू होगा वो हमेशा एक्सयू लिमिटिंग के बराबर होगा, एक्सयू जो होगा एक्सयू लिमिटिंग के बराबर होगा। और जो एमआर होगा यानी कि जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आएगा वो एमयू लिमिटिंग के बराबर होगा। यानी कि आपका कहता है कि अगर क्वेश्चन कहता है कि बैलेंस सेक्शन डिजाइन कीजिए और उसमें एक्सयू कैलकुलेट कीजिए तो आपको एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट कर देना है। अगर कहता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए तो एमयू लिमिटिंग कैलकुलेट कर देना है। अगर कहता है कि एरिया ऑफ स्टील निकालिए तो आपको एसटी लिमिटिंग कैलकुलेट कर देना है। यही चीज है बैलेंस सेक्शन का, सब में लिमिटिंग लगाते चल जाइए, आपका सेक्शन बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, हाँ बैलेंस सेक्शन जब डिजाइन करने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि एरिया ऑफ स्टील निकालिए, तो जब एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए कह रहा है और बैलेंस सेक्शन डिजाइन करने के लिए कह रहा है तो किस तरह से आप लोग कीजिएगा। और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस भी निकालने के लिए कह रहा है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। जाहिर सी बात है जब सेक्शन बैलेंस होता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकलेगा। तो आपको इसके लिए दिया हुआ है जो लिख लीजिए, उसके बाद जब आप एक्सयू निकालिएगा तो वो हमेशा एक्सयू लिमिटिंग के बराबर होगा। तो इसमें आपको एज्यूम करने का जरूरत नहीं है, इसमें आपको एज्यूम करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्सयू लिमिटिंग का फॉर्मूला जानते थे। यहां पर पहले लिखिए कि फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, फॉर बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन के लिए हम लोग क्या जानते थे कि एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग होता था। एक्सयू लिमिटिंग बराबर क्या फॉर्मूला होता था, 0.48 डी, 0.48 डी, 0.48 इंटू डी आपको पता है इफेक्टिव डेप्थ 550। तो आप यहां पर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 264 mm। हाँ, तब आप यहां से चेक कीजिए कि क्या मेरा एक्सयू लिमिटिंग जो आया है वो डीएफ से कम है। तो डीएफ आपका कितना है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज थिकनेस आपको 100 है, आपका डीएफ आया है ज्यादा, तो नहीं, आपका जो एक्सयू है यानी कि एक्सयू यहां पर क्या हो गया, एक्सयू लिमिटिंग जो हो गया वो ग्रेटर देन डीएफ है, ग्रेटर देन डीएफ हो गया। यानी कि आपका जो एक्सयू है वो वेब में चला गया। तो यहां पर लिखेंगे हेंस Na lies within the web, यानी कि जो आपका एक्सयू जो है वेब में लाई कर रहा है। तो एक्सयू जब वेब में लाई कर रहा है तो यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि जो आपका डीएफ है 3/7 एक्सयू से कम है कि ज्यादा है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3/7 एक्सयू का मान निकालिए आप। 3/7 एक्सयू आता कितना है भाई, तो 3/7 इंटू एक्सयू आपका आया है, यहाँ पर एक्सयू की जगह पर एक्सयू लिमिटिंग होगा तो आपका एक्सयू लिमिटिंग 264 आया है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 113.1 mm। अब चेक कीजिए आपका 3/7 एक्सयू इतना है और डीएफ आपका 100 mm है, तो डीएफ इज लेस देन 3/7 एक्सयू लिमिटिंग। यस, यही है आपका। तो ये कंडीशन आपका जब आया तो आपका क्या यहां से क्या दिमाग काम कर रहा है कि जो आपका फ्लेंज है वो कांस्टेंट स्ट्रेस में लाई कर रहा है। जब कांस्टेंट स्ट्रेस में लाई कर रहा है तो कांस्टेंट स्ट्रेस के लिए आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला
ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर चेक कर लिए 3/7 डीएफ जो है 3/7 एक्सयू से कम है, यानी कि आपका जो फ्लेंज है कांस्टेंट स्ट्रेस में लाई कर रहा है। तो जब कांस्टेंट स्ट्रेस में लाई करता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहां पर करते थे कि चूंकि कंप्रेशन बराबर जब टेंशन करते थे तो C1 प्लस C2 बराबर T होता था। C1 का फॉर्मूला लिखिए 0.36 FC के XU इंटू यहाँ पर दो पोर्शन में तोड़े थे। जब आपका जो बीम था, जो टी बीम था, दो पोर्शन को तोड़े थे तब पहला वाला पोर्शन में BW यहाँ पर यूज होता था, यानी B की जगह पर BW यूज होता था। हो गया 0.36 FC के XU इंटू BW। C1 का वैल्यू हो गया, C2 का वैल्यू 0.45 FC के इंटू DF इंटू BF माइनस BW होता था। आपका T कितना हो जाएगा 0.87 FY AST। ठीक है, तो यहां पर जो AST आएगा AST लिमिटिंग होगा। और एक और चीज जहां पर यहां पर जब XU है तो XU की जगह पर XU लिमिटिंग होगा। बैलेंस में यही चलता है, XU की जगह पर XU लिमिटिंग, AST की जगह पर AST लिमिटिंग। अगर एरिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता तो MU लिमिटिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है क्या, FCK पता है क्वेश्चन में? हाँ पता है 415। XU लिमिटिंग आप कैलकुलेट किए थे 264 कैलकुलेट कर चुके हैं। BW पता है आपको, विड्थ ऑफ वेव आपको पता है 275। FCK पता है, DF पता है 100 mm, BF पता है, BF आपको पता है 1000, BW आपको पता है, हाँ पता है 275। ठीक है, FY पता है, तो यहां से आप AST लिमिटिंग कैलकुलेट कर सकते हो। जब सारा वैल्यू डालिएगा तो यहां से आपको AST लिमिटिंग, और यही चीज तो निकालना था, स्टील रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन था। स्टील रिक्वायर्ड जब AST लिमिटिंग निकालेगा तो यहां पर जो आंसर आएगा ये आएगा 3255 mm²। जो आपको नोट्स दिए थे उसमें आंसर थोड़ा सा उससे थोड़ा सा वेरी कर जाता है, तो यहाँ पर आप ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए था। प्रोसेस अगर आपका सही है तो आपका, अगर कैलकुलेशन सही है तो जो दिए है नोट्स उसका कोई मतलब नहीं तब बनता है। उसमें जो प्रोसेस है सब सही है, आपका भले कैलकुलेशन में थोड़ा सा बहुत आंसर इधर उधर कर जाए, लेकिन जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें प्रोसेस सारा सही है। ठीक है, तो प्रोसेस पर कोई शक नहीं, आप केवल आपका आंसर देखिएगा। था यहाँ पर 3255 आता है mm² AST लिमिटिंग का। एक और चीज आपको कैलकुलेट क्या करना है कि आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग कैलकुलेट करना है, यानी कि आपका MU लिमिटिंग कैलकुलेट करना है। तो MU लिमिटिंग कैलकुलेट करने के लिए MR का फॉर्मूला लगाइए। MU लिमिटिंग करने के लिए MR का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जहां पर XU है वहां पर XU लिमिटिंग यूज कर देना है। हो गया, बात खत्म। AST आएगा तो AST लिमिटिंग कर देंगे। हो गया, इतना ही तो है। तो यानी कि जब आपका MR का फॉर्मूला लगाइएगा, यानी कि यहां पर MR हो जाएगा, MR बराबर MU लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका होगा कंप्रेशन 1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस कंप्रेशन 2 इंटू लीवर आर्म 2। तो कंप्रेशन 1 कितना हुआ 0.36 FC के XU लिमिटिंग इंटू BW, ये होगा कंप्रेशन 1 इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। ठीक है, ये चीज हो गया। अब प्लस C2 कितना हो गया 0.45 FC के इंटू DF। जब आपका फ्लेंज जो है कांस्टेंट स्ट्रेस वाला रीजन में लाई कर रहा है तो यहाँ पर DF होता था। अगर वही फ्लेंज का कुछ पोर्शन पैराबोलिक वाला रीजन में लाई होता तो वहां पर YF लिखते, और YF का फॉर्मूला हम दिए थे कि क्या होता है YF का फॉर्मूला, तो यहाँ पर DF का यूज हो रहा है। तो DF इंटू BF माइनस BW, तो ये हो गया इतना C2 का। तो लीवर आर्म 2 कितना होता था D माइनस DF/2। सारा वैल्यू आपको पता है, सारा वैल्यू पता है। आप पुट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा MU लिमिटिंग का वैल्यू। तो MU लिमिटिंग यहां से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आता है 555.78 किलो न्यूटन मीटर। इतना चीज आपका आएगा। ठीक है,
तो यहाँ आपका टाइप 3 हो गया। ऐसा आपका जो क्वेश्चन का जो ये टाइप होता है ये केस 1 में भी आ सकता है। जैसे केस 1 हम बताए थे एक्सिव इज लेस देन डीएफ, यानी कि आपका फ्लेंज जो है जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है फ्लेंज में लाई करता था, तो उसमें भी आपका बैलेंस सेक्शन देके आपका स्टिल रिक्वायर्ड और मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट पूछ सकता है। तो वहां पर भी वही चीज करना है आपको कि पहले तो आपका एक्सिव लिमिटिंग कैलकुलेट करना है। वहां पर कैसे जूम करने की जरूरत नहीं है, पहले आप मान लीजिए कि एक्सिव लिमिटिंग आपका है, एक्सिव लिमिटिंग का फॉर्मूला लगाइए जो आपका एफ 415 है या फिर 250 है या फिर 500 है, उसके हिसाब से आप एक्सिव लिमिटिंग का फॉर्मूला लगा दीजिए। जो आपका एक्सिव लिमिटिंग आ गया तो आप चेक कीजिए कि आपका किस पोर्शन के लिए एक्सिव लिमिटिंग आया, किस पोर्शन में गया है, केस 1 को सेटिस्फाई करता है या केस 2 में पहला केस को सेटिस्फाई करता है या दूसरा केस को सेटिस्फाई करता है। जिस जोन से केस में सेटिस्फाई करेगा उसी का एमआर का फॉर्मूला लगाइए और जहां पर एक्सिव आता है वहां पर एक्सिव लिमिटिंग पुट कर दीजिए, हो गया आपका। वही चीज है, केवल आपको एक्सिव कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि कौन सा रीजन में लाई कर रहा है, उस रीजन का एमआर का फॉर्मूला लगाइए और एमआर का फॉर्मूला लगा के केवल एक्सिव की जगह पर एक्सिव लिमिटिंग पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही चीज आपका एग्जाम में पूछेगा। एक बार इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट्स सब हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किए थे। जो अगर व्यूअर्स मेरे बाहर के हैं, जो कोचिंग के नहीं है, तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8409772710। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, अगर नोट से प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, एक मैसेज कीजिएगा, उसमें बोल दीजिएगा कि हम ये चीज पूछना चाहते हैं, तो जब टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का जो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो डाउट है उसको डाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, एक और चीज का क्वेश्चन आ सकता है कि आ नहीं सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपका केस 2 में आपका दो तरह का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ सकता है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। केस 2 में पहला केस के लिए, केस 2 में दूसरा केस के लिए, तो दोनों केस के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए हैं, अब बता दिए हैं, आप वहां से बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको पहले पता करना होगा कि क्वेश्चन देखिए, हम बार बार क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवा पाएंगे, ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन स्लैब का भी करवाएंगे और अगला वीडियो आपको स्लैब का ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। परेशान किए हुए हैं कि सर स्लैब का वीडियो, तो स्लैब का वीडियो आपको मिल जाएगा, कल अपलोड हो जाएगा स्लैब का वीडियो। धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे सारा चीज, जैसे जैसे हमको टाइम मिलते जाएगा। कल कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इस कारण से वीडियो नहीं गया था, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़िए भी। ठीक है, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लेकर पढ़िए। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप अपना बुक से देखिए। अगर आपको लगता है कि इतना में नहीं होने वाला है आपका, अगर सेटिस्फाई आप नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बुक से पढ़ सकते हैं या फिर आप पर्सनली पूछ सकते हैं। पर्सनली पूछने के लिए आपको हम बता दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।